अस्सलामुअलैकुम। हेयर जान से मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करूँगा। ये चैप्टर जो है सिंध बोर्ड के लिहाज से हमारा चौथा चैप्टर है और जाहिर सी बात है इसको हम नस्ट के लिहाज से चेक कर रहे हैं, मतलब नस्ट के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैं उस लिहाज से पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कशन करूँगा, ना इधर जाऊँगा ना उधर जाऊँगा। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो बॉन्ड। ये चीज़ मैं आपसे 3 सवालात करता हूँ। ये क्यों बनता है, व्हाट, पर्पस क्या है इसका, वाई, ये होता क्या है और ये क्यों बनता है और ये कैसे बनता है। ये 3 सवाल आते हैं। अगर ये 3 जान गए आप लोग तो होगा क्या कि ये चीज़, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप हल कर लोगे। असल में यही तो कमी होती है, हमें यही चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। हमें बस पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्ड होती क्या चीज़ है जो होल्ड करे एटम्स को, 2 और मोर एटम्स को टुगेदर, या आयंस को, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। असल में यही चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। अब सुनना बात को गौर से, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दरमियान। इन 2 चीज़ों में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ये बस इतनी सी डेफिनेशन बतानी है। और क्यों बनता है, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, सही है। अच्छा, स्टेबिलिटी में भी 2 चीज़ें होती हैं आपके पास। एक चीज़ होती है ऑक्टेट वैल्यू, ठीक है, ऑक्टेट वैल्यू, ठीक है, और एक दूसरी चीज़ होती है डॉपलेट वैल्यू। ठीक है, हमारे पास 2, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है हीलियम। क्योंकि अक्सर औकात बच्चों ने, सिंध बोर्ड वालों ने ऑक्टेट पढ़ा होता है, डॉपलेट का उन्हें पता नहीं होता। तो डॉपलेट की अगर आपसे एमसीक्यू में सवाल किया जाए कि वो कौन से एलिमेंट एटम्स हैं जिनको डॉपलेट कंप्लीट करने के लिए, डॉपलेट कंप्लीट करना होता है, तो आप जो बोलोगे वो हीलियम और He हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हाउ की तरफ मैं जाता हूँ। अब ये गौर से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ये कभी भी कहीं पे भी आपको चीज़ें ये नहीं मिलेंगी। मैं इधर 2 लफ्ज़ लिखता हूँ हाउ के लिए। एक होता है ट्रांसफ़र लिखता हूँ, और एक लिखता हूँ बाय शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख दो बाय ट्रांसवर्स, यानी बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना बात गौर से, ये किस में होता है आपका, ये सिर्फ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, ये जो होता है ये 3 चीज़ों में होता है। 3 चीज़ों में हमेशा याद रख लेना। पहली चीज़ आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ा समझ लेना। सभी लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस तरह दे रहा हूँ, मुश्किल से दे रहा हूँ बहुत। तीसरा होता है मेटेलिक बॉन्ड। यार इसको यहाँ पे करके लिखता हूँ, यहाँ पे करके, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है भाई, इसमें क्या सिर्फ आयोनिक होता है ट्रांसफ़र में। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए तो सिंपल आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
इसमें शेयरिंग में क्या क्या होता है, कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, मेटालिक होता है। अब ये होते क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सवाल किस तरह आएगा सर ये तो पहले बता दें आप, आपका ये सबसे पहले सवाल होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये होता है आपसे, पेपर में सवाल आता है कि अगर नॉन मेटल प्लस मेटल मिल जाए तो कौन सा बनेगा इन चारों में से, तो आपका जवाब होगा आयोनिक बॉन्ड। यानी इसकी एक पहला पॉइंट आ जाएगा, नॉन मेटल प्लस अगर मेटल मिलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए इसके लिए अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसका वो होता है 1.7 1.7 से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। ठीक है, और लास्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए, चलो उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले इधर आ जाते हैं। इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो भी आपको पता होना चाहिए, इन सब का इक्वल होता है। वो कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़, यानी ये होता है ग्रेटर होता है। ठीक है, ये ग्रेटर होता है, ये क्या होता है, लेस देन होता है। ये ग्रेटर एंड इक्वल होता है, ये लेस देन होता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में बनता है। दूसरी चीज़, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसमें, यानी म्यूचुअल शेयरिंग क्या, मानी कि दोनों शेयर करेंगे आपस में। यानी दो बंदे आ गए और एक बंदा बिरयानी खा रहा था, मैंने बोला भाई तुम भी आ जाओ, मतलब सपोज़ करो मैं बिरयानी खा रहा हूँ, दूसरे बंदे को मैंने बोला, मेरा दोस्त वगैरह आ गया, मैंने बोला तुम भी आ जाओ, दोनों साथ मिलके बिरयानी खाते एक प्लेट में। अब वो दोनों साथ मिलके जो बिरयानी खा रहे हैं ना, इसको बोलेंगे म्यूचुअल शेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कि मॉलिक्यूल प्लस एलिमेंट जब मिलता है तो क्या नाम है, आपके पास क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल मिले तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये दो इसकी चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड भी होता है। ठीक है, ये भी जहन में रखना, डेटिव, या आप कह सकते हो कि इसके बारे में कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, मेटल प्लस मेटल मिलेंगे तो ही आपके पास ये बॉन्ड बनेगा। इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, सॉरी म्यूचुअल की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, म्यूचुअल होती है शेयरिंग। अब पेपर में सवाल आ गया, बड़ा ख़तरनाक सवाल आ गया, आपसे पूछा जाता है कि मुझे ये बताओ कि आयोनिक बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, मेटालिक बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है। ये किसी आपको बुक में नहीं मिलेगा, चाहे फेडरल उठा लो, चाहे आप सिंध बोर्ड उठा लो, चाहे आप पंजाब बोर्ड उठा लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसके बारे में इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो MCQ से बनती है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये सारा एक समझ लो कि आपके पास जो सारा कचरा होता है ना फेडरल, उसका सबको एक समरी करके मैंने बता दिया आपको। ठीक है, समरी करके मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब जो है, जो MCQ में आपको बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, 1 करोड़ की बात बता रहा हूँ, उसको मिस मत करना। ठीक है, अब वो किस तरह है सुन लो बात और से। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं दी आप लोगों को, मॉलिक्यूल प्लस एलिमेंट की, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर पूछा जाए ना इसकी डायरेक्शन क्या है तो आप बोलोगे नॉन डायरेक्शनल। ये जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप बताओगे मल्टी डायरेक्शनल। अब ये बताऊंगा कि किस तरह मल्टी डायरेक्शनल होता है।
अगर ये पूछा जाए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, यूनी डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शन। अरे यार बड़ा कचरा हो गया, ठीक है। इसकी यूनी डायरेक्शन होती है, जबकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी भी मल्टी डायरेक्शन होती है। यानी एमसीक्यू आपके पास आएगा कि भाई मुझे बताओ यूनी डायरेक्शन किसकी होती है, तो आप बोल दोगे भाई यूनी डायरेक्शन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की होती है हमारे पास, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको सिर्फ जहन में रखनी होगी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह यूनी डायरेक्शन होती है। यूनी की भी पहले उसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। CH4 चलो ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी डायरेक्शन। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं, ये तो हर बच्चे को पता है। तो एरो जो है ना डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, और ये जो डायरेक्शन होती है ना इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शन। ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, यूनी डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें जो होती है मल्टी डायरेक्शन होती है। ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए, तब जाके आपके पास नस्ट में, अगर नस्ट का आप टेस्ट दे रहे हैं, किसी चीज़ का भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। वरना तो बहुत ही मुश्किल है इन चीज़ों को क्लियर करना, क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे किताब पढ़ रहे होते हैं, तो होता क्या है कि किताब में पढ़ पढ़ के फिर दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। ये मैंने सारी चीज़ों को एक पेपर के अंदर बता दिया आपको, जो चीज़ें पढ़ने वाली थी। अब कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में जो कीज़ है, जो की पॉइंट्स हैं, जो कीज़ पूछी जा सकती हैं, जो मेमोराइज MCQs हैं, उसको मैं कवर करूँ। लेकिन उसको कवर करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था किसकी, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल बनेंगे, इतना तो आइडिया है ना भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इन दोनों में तो पता है, तभी तो इक्वेट कर रहे हो। ये सपोज करो मॉलिक्यूल है मेरे पास NH3, ये मैंने कर लिया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, अगर ये दो मिलेंगे, ये सपोज करो ये लगा दिया, ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन, यहाँ पे देखो यूनी भी आ गया, पता चल गया, समझ आ गई बात। ये यूनी शो कर रहा है, इसके पास लॉन पेयर है, होता क्या है कि ये इसे दे देता है, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल प्लस एलिमेंट की कोई एग्जांपल दे दें, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताई थी मॉलिक्यूल प्लस एलिमेंट, इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी NH3 कोई ले लेते हैं। सपोज करो ये H है, ये N सेंट्रल एलिमेंट है, ये H है, ठीक है, ये भी H है, NH3 है ना। अब करना क्या है, एक हाइड्रोजन आता है, अब वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देख के आया हुआ है, ये फ्री है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो होता क्या है कि ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ना, तो डुप्लेट इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास हो जाती है मॉलिक्यूल प्लस एलिमेंट, ठीक है। ये आपके पास, आपने जो है चीज़ आपको जहन में रखनी होगी। तो ये चीज़ें एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लें, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कुछ आपको पॉइंट्स जो है वो मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता है कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने वो तो बता दी, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कीज़ है हमारे पास, कीज़ टूल्स, जिससे हमारे पास MCQs बन सकते हैं, जो भी फेडरल के थे टॉपिक्स वगैरह, कीज़ वगैरह, वो मैंने यहाँ पे जमा कर दी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, मैं इसी के बारे में, जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, उसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अब जो नई थ्योरी आई है ना केमिकल बॉन्डिंग की, वो क्या आई है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ
केमिकल बॉन्डिंग। अगर सपोज करो एक एटम है, वो जो है बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी में डिक्रीज़ होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी, पहला पॉइंट था ये आपके पास, ठीक है। यानी अगर कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो होता क्या है कि उसकी एनर्जी में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। ये आपके पास पहला पॉइंट था। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, बस, और कुछ भी नहीं। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी है। और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि साइज़ ऑफ एटम, दूसरी बात साइज़ ऑफ एटम्स जो एक्सप्रेस्ड होते हैं, जिसको हम इजहार करते हैं, मतलब साइज़ ऑफ एटम को हम किस उसमें एक्सप्रेस करते हैं, यानी किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या इजहार करते हैं, वो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आपके पास होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नंबर 2 होता है आयोनिक रेडियस, क्लियर हो रहा है, सही है। नंबर 3 होता है, नंबर 3 आपके पास होता है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। ये आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। इसके बाद भी और कोई हो सकती हैं अगर मॉडर्न के हिसाब से हो। ये आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जो साइज़ ऑफ एटम को एक्सप्रेस करती हैं, यानी एटॉमिक रेडियस होता है, आयोनिक रेडियस होता है, कोवलेंट रेडियस होता है। अच्छा, ये डिपेंड करती हैं, ये तीनों चीज़ें अपने कंपाउंड पे डिपेंड करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी डिपेंड्स टाइप पे, टाइप ऑफ कंपाउंड पे, ठीक है। अगर आयोनिक हुआ तो आयोनिक बॉन्ड हुआ तो आयोनिक रेडियस, कोवलेंट हुआ तो कोवलेंट बॉन्ड हुआ तो कोवलेंट रेडियस। बात समझ में आ रही है? और ये चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी, जो आपको एक्सप्रेस मतलब दिमाग में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में आपको कुछ मालूमात देता चलूँ। अच्छा, ये रेडियस नहीं होता, रेडिया होता है। रेडिया जो होता है ना, 2 चीज़ों का मतलब प्लूरल होता है रेडियस का, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं ना। एक तो मैं बोलूँगा 2 चीज़ें अगर शेयर करती हैं तो ही बॉन्ड बनता है ना। अगर एक चीज़ शेयर करेगी वो तो सिंपल रेडियस हो जाएगा, अगर 2 चीज़ें मिला दूंगा तो फिर रेडिया बन जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। तो दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा एटॉमिक रेडियाई के बारे में, ठीक है। इसको भाई 3 चीज़ों से मेजर किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मेजर होता है कि डिस्टेंस होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है। ये जिस तरह सपोज़ करो 2 चीज़ें आपस में मिल रही हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है आपस में, 2 एटम है, ये इन दोनों का सेंटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, उसको मैं बोलूँगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सेंटर ऑफ एडजेसेंट एटम्स, ठीक है। इन दोनों, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और ये किस तरह मालूम किया जाता है, ये विद द हेल्प ऑफ ये आपके बुक्स में जो दी हुई चीज़ें वही मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे नहीं बता रहा। ये एक्सरेज से फाइंड होती हैं, ये डिस्टेंस जो होता है ना इन दोनों का, ये एक्सरेज से फाइंड होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, ये कोई चीज़ है,
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, एक तो वो होती है ना कि पूरी ब्रांच है साइंस की, नज़र आ रहा है ना यार, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कोपिक, ये दो मेजरमेंट्स होती हैं किसको फाइंड करने के लिए। एटॉमिक रेडिया क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, दो हाइड्रोजन कार्बन का सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडिया होता है। और ये किस तरह फाइंड किया जाता है इसका डिस्टेंस, भाई इतना ही छोटी चीज़ है, हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो दो चीज़ें आपके कोर्स में बताई गई हैं, एक्सरेस या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज़ आयोनिक रेडियस, इसके बारे में कुछ आपके पास रिलेशन मौजूद है, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आयोनिक रेडियस जो है किसका, केटाइन का। आयोनिक रेडियस ऑफ केटाइन जो है स्मॉल होता है, यानी लेस देन, आयोनिक रेडियस लेस देन होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, ये एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट हो गया आपके पास। जबकि दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन वो ग्रेटर होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको जहन में रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरी चीज़, 2 मिनट यार, अब सही है, ये चीज़ आपको जहन में रखना ज़रूरी है। तो मैंने क्या बताया कि आयोनिक रेडियस ऑफ केटाइन से लेस होता है किससे, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका अगर एटॉमिक रेडियस लिया जाए तो वो लेस होता है, ये बात आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन वो ग्रेटर होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट से। अब मैं इसका जो है कुछ नेट चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी नेट चीज़ जो हमने आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ी वो क्या, द इंटर आयोनिक डिस्टेंस in a crystal lattice is equal to, इंटर आयोनिक है, ठीक है, is equal to the sum of the cationic radius and the anionic radius। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, ये एनायनिक केटायनिक, ये जो होता है ये डिस्टेंस, इसको हम इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी बोलते हैं अगर वो आयोनिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। ये पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने किसके बारे में बात की आपसे, आयोनिक रेडिया के बारे में। अब बात करते हैं कोवलेंट के बारे में। ठीक है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है हमारे पास, किसी भी एलिमेंट का अगर हम हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ
between two atoms covalently bonded in a molecule. ठीक है, यानी हाफ, चलो मैं लिखवा देता हूँ, हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ between two atoms covalently bonded in a molecule. ठीक है भाई, यानी अगर सपोज करो ये CH3 है या NH3 ले लो, NH3 लें, क्या लें, कौन सा लें कंपाउंड, कोई बता दो। चलो CH3 ले लेते हैं बस, चलो ठीक है। अब इसने भी अपने साथ शेयर की हुई जो ये जो हाफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाफ हो जाएगा आपके पास कोवलेंट रेडियस। ठीक है, बाकी वाला हाफ भी कोवलेंट रेडियस है। ठीक है, ये पूरा कहलाएगा डायमीटर। ठीक है, ये चीज़ें इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बताता रहूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये तो हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, क्योंकि एटम्स की बात चल रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये दो चीज़ें आपको इन चीज़ों में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काम होती है। ठीक है, इतनी भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक एनर्जी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है फ्रॉम, किससे रिमूव करती है, अच्छा ये भी तो पूछा जा सकता है, किससे रिमूव करती है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड मीन्स उस पर ना कोई फोर्स आ रही है ना जा रही है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट। इसमें दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, इनको समझिएगा बात को गौर से। ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए एटम, दूसरी चीज़ गैसियस स्टेट होनी चाहिए, तब जाके ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो किसी भी चीज़ के लिए हमें सपोज़ करो किसी का क्या नाम है, एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस मैंने ये बताई हुई है। आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए और गैसियस स्टेट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि डिपेंड किस पे करती है सर, ये तो आपने लिमिटेशंस बता दी, ये मैंने डेफिनेशन बता दी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है लेकिन आइसोलेटेड होती है। एटम किसी भी गैसियस स्टेट से क्या करती है, उसे जो है रिमूव करती है। इसकी जो है लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये डिपेंड्स किस पे करती है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी जो है एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है। ये ग्रुप 10 से आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, उस पर डिपेंड करती है। जो लास्ट चीज़ है वो क्या चीज़ है, शील्डिंग इफेक्ट। ये सेकेंड ईयर में आएगा आपके पास। ये जो आपके पास PFC, इसमें आपके पास पूरा एक बुक में सिंध बोर्ड वालों के लिए ख़ास तौर पे, उसमें जो है ये बताया हुआ है शील्डिंग इफेक्ट किस तरह होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। मेरा उस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये मेमोराइज होनी चाहिए कि एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। इसके लिए ये आपको मैंने मुकम्मल आयोनाइजेशन एनर्जी की मैंने आपको तालीम दे दी। लास्ट चीज़ रह गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद जो है मैं दूसरी चीज़ स्टार्ट करूँगा, वो कौन सी होगी आपके पास,
वो होगी आपके पास जो दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है कि भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो वो आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम की एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली एटम की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी जो कि उसको मिलती है गिवन आउट। ये कब मिलती है? जब किसी इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करवाऊँ, जब किसी इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करवाऊँ किसमें? गैसियस एटम में, सॉरी गैसियस एटम में, ठीक है। तो होता क्या है कि उसको एनर्जी मिलती है एटम को, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं गैसियस एटम में, तो उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात आपको जहन में रखनी है। यानी क्या होती है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊँ गैसियस एटम में तो उसे एक एनर्जी मिलती है एटम को। वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये चीज़ आपको जहन में रखनी होगी, ठीक है। आखिरी चीज़ ले गई कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की बेसिकली, ठीक है। टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की। करती क्या है? अट्रैक्ट करती है किसको? शेयर्ड पेयर को। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। बस इतनी सी बात है। यह टेंडेंसी होती है। भाई आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है, खुद की ताकत होती है। वो तो भाई बाहर की ताकत थी ना, डाला या बाहर एनर्जी निकल गई, डिक्रीज हुई, या मैंने दे दी एनर्जी, ये खुद की एनर्जी होती है भाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है? ये अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो होता क्या है कि वो जो है बॉन्ड बना लेते हैं। ये इतनी सी बात आपको जहन में रखनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं मिलूँगा, उसमें जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।